हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है मुझे आपकी होली बड़ी अच्छी रही होगी। हम लोग चर्चाएं कर रहे थे लास्ट क्लास में हमारी चर्चाएं कुछ थी मेवाड़ को लेकर, और अपन ने लास्ट क्लास में संग्राम सिंह सेकंड और जगत सिंह सेकंड की बात कर ली थी। जगत सिंह सेकंड की बातें कर ली थी और हमने चर्चाएं ये भी की थी दोस्तों कि हुरडा सम्मेलन हुआ था, यानी कि राजपूतों का एक समूह बनाया गया, एक संगठन बनाने की प्लानिंग हुई मराठों के खिलाफ, इसलिए हुरडा सम्मेलन हुआ। और इस हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने वाला व्यक्ति मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह सेकंड था। कहते हैं कि संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु के पश्चात इस सम्मेलन की अध्यक्षता उनके बेटे जगत सिंह सेकंड ने की, लेकिन जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितना संग्राम सिंह सेकंड का था मामला। ऐसा कहा जाता है संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु के पश्चात संयोजक के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई किसने? सवाई जयसिंह ने। लेकिन जो भी हो, सम्मेलन असफल रहा। ऐसा कहते हैं कि कोई भी शासक सैन्य टुकड़ी लेकर रामपुरा नहीं पहुंचा। कहते हैं जगत सिंह सेकंड की जानकारी एक पुस्तक से मिलती है, जगत विलास से, जिसके लेखक नेकराम है। हमने लास्ट क्लास में बातें की थी जगत सिंह के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे अपन। यहां पर भीम सिंह सेकंड, मेवाड़ के शासक भीम सिंह सेकंड के बारे में चर्चाएं करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण शासक है भीम सिंह सेकंड। मेवाड़ी शासक भीम सिंह सेकंड की चर्चाएं, ऐसा कहते हैं मेवाड़ी शासक भीम सिंह के समकालीन मारवाड़ का एक राजा था और उसका नाम भी क्या था? भीम सिंह था। मारवाड़ का शासक भी कौन था? भीम सिंह। अब मारवाड़ में तो राठौड़ रहेंगे, मारवाड़ का भीम सिंह था। और मारवाड़ के भीम सिंह का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था मानसिंह राठौड़। क्या नाम था? मानसिंह राठौड़। यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको अपन चर्चाएं कर रहे थे। मानसिंह राठौड़। भीम सिंह मेवाड़ का शासक है। मेवाड़ के भीम सिंह के समकालीन कहते हैं समान समय, उसी समय मारवाड़ का राजा भी भीम सिंह है। और इसी समय मैं जयपुर की बातें करूं तो जयपुर की तरफ देखें, जयपुर का राजा कौन था? जगत सिंह। जयपुर का राजा कौन है दोस्तों? जगत सिंह है। जयपुर का राजा कौन है? जगत सिंह है। ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ के भीम सिंह के एक बेटी थी और बेटी का नाम था कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी की अपन चर्चाएं करें। और कृष्णा कुमारी थी कंवारी। कहते हैं कि पिता भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई, यानी कि रिश्ता, सगाई लिख देता हूं, सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से कर दी। मेवाड़ के भीम सिंह द्वितीय ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह से कर दी। सगाई की, ऐसा कहते हैं कुछ समय बाद खबर आई कि भीम सिंह की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अर्थात भीम सिंह की मृत्यु 1803 में हुई है। और भीम सिंह की मृत्यु के ठीक बाद भाई शासक बना है कौन सा? मानसिंह राठौड़। अर्थात निसंतान मृत्यु हुई है भीम सिंह की। मारवाड़ के भीम सिंह की निसंतान मृत्यु हुई है और शासक बन गया कौन? भाई मानसिंह राठौड़। अब कृष्णा कुमारी को कहीं ना कहीं रिश्ता होता है, भावनाएं तो जुड़ती हैं। छोरी रोने लगी, बाप बोला बेटा टेंशन मत करे, ले दूसरी सगाई ले। और दूसरी सगाई अब की बार किससे कर दी है? जयपुर के जगत सिंह से कर दी है। यहां दूसरी सगाई कर दी है, जयपुर के जगत सिंह से दूसरी सगाई कर दी है। मानसिंह राठौड़ को जब यह बात पता चली तो मानसिंह राठौड़ ने मेवाड़ के भीम सिंह को एक पत्र लिखा
कि भाई मर गया है तो क्या है, कृष्णा मारवाड़ राज परिवार की इज्जत है, अब मैं उनसे विवाह करूंगा। ऐसी बातें कौन करने लगे? मानसिंह राठौड़। कहते हैं कि जगत सिंह को पता लगा, नहीं तो वो तो आक्रमणकारी नीति के तहत तैयार थे, लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा कहते हैं जब ये लड़ने को तैयार है, युद्ध की स्थिति रहेगी, युद्ध का मामला रहेगा, तो कहीं ना कहीं जगत सिंह को ये बात पता चल गई और जगत सिंह ने मान सिंह को लेटर लिख दिया। काहे को चिंता करता है, कृष्णा पहले भी तेरी भाभी थी और आज भी तेरी क्या है, भाभी है। इस बात को लेकर ये आपस में भिड़ने को क्या थे, तैयार थे। जब ये आपस में एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थे तो इस बात को लेकर, कृष्णा कुमारी को लेकर इनके मध्य एक संघर्ष तय हुआ और वो संघर्ष गिंगोली का संघर्ष था। इनके मध्य एक युद्ध हुआ 1807 में, एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध। नाम था गिंगोली का युद्ध। 1807 में एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का नाम था गिंगोली। गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली वैसे पर्वतसर डीडवाना में पड़ता है। कहां पड़ता है? पर्वतसर डीडवाना में। ऐसा कहते हैं यह युद्ध हुआ है जगत सिंह वर्सेज मानसिंह। जगत सिंह जयपुर का शासक है, मानसिंह मारवाड़ का शासक है। इस युद्ध में जगत सिंह की क्या हुई है? जीत। और जगत सिंह का साथ दे रहा है कौन? अमीर खां पिंडारी। साथ कौन दे रहा है दोस्तों? अमीर खां पिंडारी। साथ दिया है अमीर खां पिंडारी ने। देखें आप, कहते हैं कि 1807 में कृष्णा कुमारी को लेकर राजपूत राजा लड़े जयपुर और मारवाड़ के। इसमें मारवाड़ के मानसिंह की हार हुई है जयपुर के जगत सिंह के विरोध में या विपक्ष में। कहते हैं कि जगत सिंह की जीत हुई है और जगत सिंह का साथ अमीर खां पिंडारी ने दिया है। ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं डील की गई अमीर खां पिंडारी से मानसिंह राठौड़ द्वारा, और मानसिंह राठौड़ द्वारा कहा गया कि आपको मैं दुगना पैसा दूंगा, बस आप एक काम कर लें। आपको इतना सा काम करना है कि कृष्णा कुमारी की सगाई जगत सिंह से नहीं होनी चाहिए। बोला टेंशन मत करो, सब पैसे दो तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी कर दूंगा। गजब का नालायक है अमीर खां पिंडारी इस मामले में। ऐसा कहते हैं कि कृष्णा कुमारी के पिता को कहीं ना कहीं उसने एक बात दिमाग में डाल दी सबके में कि इस छोरी के कारण ना पूरे राजपूताने की रियासतें कुछ दिन में आपस में भिड़ने लग जाएंगी। ऐसी बात किसके दिमाग में डाल दी है? भीम सिंह के दिमाग में। और कहते हैं कि भीम सिंह का ब्रेन वॉश कर दिया है पूरी तरीके से। और कहते हैं कि अमीर खां पिंडारी के कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर झेड़ दिया गया किसको? झेड़ दिया गया किसको? कृष्णा कुमारी को। झेड़ दिया गया किसको? कृष्णा कुमारी को। और कृष्णा कुमारी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। कब? 1810 में कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में कृष्णा की तो गलती क्या थी? कहीं ना कहीं ये अमिट कलंक रहेगा मेवाड़ के माथे पर। कृष्णा का कोई रोल नहीं था। कृष्णा को जहर क्यों दिया गया? लेकिन जहर देकर हत्या कर दी गई कृष्णा कुमारी की। कहते हैं कि भीम सिंह ने आगे चलकर संधि कर ली किससे? जनवरी 1818 में संधि कर ली किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे संधि कर ली? ईस्ट इंडिया कंपनी से। भीम सिंह सेकंड की बेटी कृष्णा की सगाई या रिश्ता मारवाड़ के भीम सिंह से तय हुआ, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई शासक बना मानसिंह राठौड़। लेकिन कृष्णा की दूसरी सगाई किससे कर दी गई? जयपुर के जगत सिंह से। 1807 में एक युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध। जगत सिंह वर्सेज मानसिंह। जगत सिंह की जीत हुई
और जगत सिंह का साथ दिया अमीर खां पिंडारी ने। देखो एक बात आपके लिए समझा दूं, कहीं ना कहीं बड़ी गलती की है किसने, मेवाड़ ने इस जगह पर। निर्दोष थी कौन, कृष्णा। कृष्णा को क्या दे दिया गया, जहर दे दिया गया। और ये काम करवाने वाला व्यक्ति कौन था, अमीर खां पिंडारी। ये वही अमीर खां पिंडारी है, ये वही अमीर खां पिंडारी है, अमीर खां पिंडारी। ये भाई साहब वही हैं जिन्होंने 1817 में, जिन्होंने बसाया 1817 में टोंक। टोंक, टोंक को क्या कहते हैं उपनाम के रूप में, नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। क्या कहते हैं दोस्तों, नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। राजस्थान की एकमात्र, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है कौन सी, टोंक। दोस्तों याद रखना, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, टोंक है। तो अमीर खां पिंडारी ने बसाया है टोंक, उपनाम नवाबों की नगरी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। इसके बाद भी अपन बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। इसके बाद एक शासक बना है जवान सिंह। जवान सिंह के बाद एक शासक बना सरदार सिंह। एक शासक बना है कौन, सरदार सिंह। सरदार सिंह, देखो सरदार सिंह की अपन बात करें, मेवाड़ी शासक है सरदार सिंह। सरदार सिंह के शासनकाल में, सरदार सिंह के शासनकाल में गठन हुआ है 1841 में मेवाड़ भील कोर का। मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ है किसका, मेवाड़ भील कोर का। देखो सरदार सिंह के शासनकाल में 1841 में, सरदार सिंह के शासनकाल में 1841 में गठन हुआ है किसका, मेवाड़ भील कोर का। मेवाड़ भील कोर की अपन बात करें, देखो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खैरवाड़ा में बनाया गया। मुख्यालय कहां बनाया गया, खैरवाड़ा में। मुख्यालय खैरवाड़ा में बनाया गया। और खैरवाड़ा कहां पर दोस्तों, उदयपुर में। ऐसा कहते हैं मेवाड़ भीलकोर के बारे में। मेवाड़ भीलकोर को अपन एमबीसी भी लिख सकते हैं, एमबीसी। इसका पहला कमांडेंट किसको बनाया गया, कमांडेंट बनाया गया विलियम हंटर को। किसको बनाया गया, विलियम हंटर को कमांडेंट बनाया गया, विलियम हंटर को। यहां अपन देख रहे थे साहब, सरदार सिंह के शासनकाल में 1841 में मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ एमबीसी का। मुख्यालय खैरवाड़ा में है, उदयपुर में। कमांडेंट किसको बनाया गया, विलियम हंटर को। पहला कमांडेंट था विलियम हंटर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कहीं ना कहीं जब 1818 की संधियां हो रही थी, 1718 की अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां हो रही थी, उस समय एक एक पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट प्राप्त हुआ है रियासतों को, जो महत्वपूर्ण रियासतें थी। उनमें मेवाड़ रियासत को पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कर्नल जेम्स टोड प्राप्त हुए। कर्नल जेम्स टोड ने कंपनी की आय में वृद्धि के उद्देश्य से, कंपनी की आय में वृद्धि के उद्देश्य से, ऐसा कहते हैं, कंपनी की आय में वृद्धि के उद्देश्य से जंगलों में भीलों द्वारा लिए जाने वाले बोलाई कर और रखवाली कर पर रोक लगा दी। अर्थात कहीं ना कहीं भीलों को बड़ा नुकसान हुआ है इस समय। और भीलों के, जाहिर सी बात है, भीलों की तो आय का स्रोत ही क्या था, रखवाली कर। और रखवाली कर के अलावा कौन सा कर, ये बोलाई कर। बोलाई कर क्या था, लोगों को जंगल पार कराने के लिए, सुरक्षित जंगल पार कराने के लिए लिया जाने वाला कर बोलाई कर था। रखवाली कर महल आदि की सुरक्षा के लिए, खजाने आदि की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। गजब का परिवर्तन आया।
ऐसा कहते हैं कि भील इस बात से भड़क गए थे, भीलों को बड़ा बुरा लग रहा था, तो भीलों की गतिविधियां बढ़ने लगी जो रियासत और अंग्रेजों के खिलाफ थी। इसलिए भीलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि मेवाड़ वाला जो पार्ट था वो वनों पर आधारित पार्ट था, जनजाति सर्वाधिक निवास करती है इस क्षेत्र में, तो कहते हैं कि और फिर जनजातियों की तो डिपेंडेंसी किस पर है, वनों पर। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है, कहीं ना कहीं इस बात से नाराज भीलों की गतिविधियां बढ़ने लगी और भीलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ। और मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में हुआ, जिसका मुख्यालय खैरवाड़ा बनाया गया और इसके कमांडेंट कौन थे? विलियम हंटर। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक शासक आए हैं स्वरूप सिंह, एक शासक है कौन? स्वरूप सिंह। अठारह से 61 तक बड़े महत्वपूर्ण शासक है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के, या मैं कह सकता हूं 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ी शासक रहा है कौन? स्वरूप सिंह। जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है शासनकाल के आधार पर। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था, लो साहब, मेवाड़ का शासक था। अठारह सत्तावन के अलावा भी अपन कुछ महत्वपूर्ण और कार्य देखें। कहते हैं इसके बारे में, स्वरूप सिंह के बारे में, इन्होंने चांदोड़ी सिक्के चलाए हैं, चांदोड़ी सिक्के चलाए हैं, सिक्के चलाए हैं। स्वरूप सिंह ने रोक लगाई है, रोक लगाई है किस पर? डाकन प्रथा पर। स्वरूप सिंह ने रोक लगाई है किस पर? डाकन प्रथा पर। प्रश्न यह है कि डाकन प्रथा क्या है और डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई है? 1853 में। डाकन प्रथा पर रोक लगाई किसके प्रयासों से? रोक लगाई किसके प्रयासों से? किसके प्रयासों से? जेसी ब्रुक के प्रयासों से, जेसी ब्रुक के प्रयासों से रोक लगाई है। देखो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था, चांदोड़ी सिक्के चलाए हैं, रोक लगाई है डाकन प्रथा पर 1853। पहला प्रश्न तो यह, डाकन प्रथा क्या है? देखो इसका प्रचलन भीलों में सर्वाधिक है। डाकन प्रथा क्या होती थी कि किसी महिला का पति मर गया है, उस महिला को क्या करते? डाकन करार दे देते, जिंदा जला देते, पत्थरों से मारते, निष्कासित कर दिया जाता था। खतरनाक व्यवस्था थी डाकन प्रथा। डाकन प्रथा से कहीं ना कहीं हुआ क्या, एक बार एमबीसी का एक नया अधिकारी आया था, जेसी ब्रुक। जब एमबीसी का अधिकारी जेसी ब्रुक आया तो जेसी ब्रुक क्या है कि सेना के साथ कंपनी को ले जा रहा था, जंगलों से गुजर रहा था। कहते हैं कि कंपनी से यहां से गुजरते गुजरते, अब यार ये पूरा मेवाड़ भील कोर है तो इसमें भील है, एक सैनिक ने एक महिला के सिर में गोली मार दी डाकण कहकर। ये बात भयंकर आहत की किसको? ये बात भयंकर आहत की किसको दोस्तों? किसको? जेसी ब्रुक को। और जेसी ब्रुक सीधे कहां पहुंचा? मेवाड़ी शासक स्वरूप सिंह के पास, और बड़ा रिक्वेस्ट किया, साहब ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा है, इसको समाप्त करवाइए। कोई भी किसी भी महिला को डाकण करार देकर कैसे मार सकता है? किसी के पति की मृत्यु में किसी का रोल क्या है? कहीं ना कहीं जेसी ब्रुक के रिक्वेस्ट पर डाकण प्रथा पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। और 1853 में
देखो स्वरूप सिंह ने संरक्षण दिया, स्वरूप सिंह ने संरक्षण दिया, देखो सर, और ये स्वरूप सिंह ने संरक्षण किसको दिया? तो स्वरूप सिंह ने संरक्षण दिया है नीमच छावनी से भागे, नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को, नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को। भाई नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को क्या दिया है? संरक्षण दिया है। स्वरूप सिंह ने संरक्षण दिया नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को। और ऐसा कहते हैं, ये नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों पर अगर मैं बातें करूं, महत्वपूर्ण तरीके से अपन चर्चाएं करें, तो कहते हैं कि इनको संरक्षण तो दिया, लेकिन इनको संरक्षण कहां दिया? वो दिया दोस्तों जगमंदिर में, जगमंदिर में। जगमंदिर कहाँ है दोस्तों? पिछोला झील पर, पिछोला झील पर। और पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। ऐसा कहते हैं। और इनका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गोकुल चंद्र मेहता को संरक्षक नियुक्त किया गया है। किसको? गोकुल चंद्र मेहता को। यहां संरक्षक नियुक्त कर दिया है किसको दोस्तों? गोकुल चंद्र मेहता को। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था, चांदोड़ी सिक्के चलाए, रोक लगाई है डाकन प्रथा पर। डाकन प्रथा 1853 में रोक लगाई गई है। किसके प्रयासों से? जेसी ब्रुक के प्रयासों से। संरक्षण दिया है नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को। कहां दिया है? जगमंदिर में दिया है, पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील पर स्थित है। और कहते हैं कि संरक्षक नियुक्त किया गया है इनका किसको? गोकुल चंद्र मेहता को। किसको किया गया है? गोकुल चंद्र मेहता को। दोस्तों एक जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं, केवल 2 दिन बचे हैं, केवल 2 दिन बचे हैं। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट है। सबसे बड़ी बात 3 महीने का डिस्काउंट भी है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, सॉरी। यहां पर उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स बुक्स पर भी भारी डिस्काउंट है। इसीलिए अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए भी डाउनलोड करें और जुड़े उत्कर्ष ऐप के साथ। हम लोग चर्चाएं कर रहे थे वापस से महत्वपूर्ण पॉइंट की, स्वरूप सिंह के बारे में। स्वरूप सिंह के बाद भी अपन चर्चाएं करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर एक व्यक्ति आया है, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह की बात करें 1874 से लेकर 84, 1874 से 84 तक। सज्जन सिंह की मैं बात करूं, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह पर बातें करें या चर्चाएं करें, सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया सज्जनगढ़ पैलेस का। किसका? सज्जनगढ़ पैलेस का। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ पैलेस कहां पर है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ पैलेस कहां है? उदयपुर में है। वास्तव में सज्जनगढ़ पैलेस की अपन बात करें, इसके उपनाम क्या है? सज्जनगढ़ पैलेस के उपनाम क्या है? जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है। मैंने कहा मेवाड़ का मुकुटमणि है, मेवाड़ का मुकुटमणि, मेवाड़ का मुकुटमणि है। मानसून पैलेस है, मानसून पैलेस है। वाणी विलास महल है, वाणी विलास महल है। ये देखें आप,
निर्माण करवाया सज्जनगढ़ पैलेस का उदयपुर में। उपनाम 3 है। पहला है मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास महल। मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास महल, बिल्कुल सुन लें, निर्माण करवा दिया है सज्जनगढ़ पैलेस का उदयपुर में। उपनाम 3 है जो आपने देखे हैं। अच्छा, यहीं पर मैं बात करूं सज्जन सिंह के बारे में। सज्जन सिंह ने चलाया सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक अखबार, नामक साप्ताहिक अखबार, साप्ताहिक अखबार। यहीं से मेरे को याद आया कि आपसे एक प्रश्न भी पूछ लेना चाहिए। मेरे को याद आया है, एक प्रश्न पूछ लेना चाहिए। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। आप कहो तो प्रश्न पूछ लिया जाए बीच में। साप्ताहिक अखबार चलाया, चलो एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे। बड़ा गजब प्रश्न है। राजस्थान का पहला अखबार कौन सा है? राजस्थान का पहला अखबार, पहला समाचार पत्र कौन सा है, ऐसे कह सकते हैं, समाचार पत्र। पत्र कौन सा है? राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न ये है, राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र में विकल्प लिख रहा हूं आपको, रोजतुल तालीम, मजहरुल सरूर, मजहरुल सरूर, मजहरुल सरूर, रोजतुल तालीम, रोजतुल तालीम, मारवाड़ गजट, मारवाड़ गजट या आंगी बाण, इनमें से कौन सा राजस्थान का पहला अखबार है? इनमें से राजस्थान का पहला अखबार कौन सा है? प्रश्न ये है। आप लोग देख रहे होंगे, आपने एक नाम सुन लिया होगा कि तो सारे नाम भी नहीं सुने हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान का पहला जो समाचार पत्र है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर है, वो मजहरुल सरूर है। देखो, मजहरुल सरूर अखबार का प्रारंभ 1849 में भरतपुर से हुआ है। कहां से हुआ है? भरतपुर से। और कहते हैं कि हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू भाषा का अखबार है। रोजतुल तालीम 1856 में कहां से चलाया गया है? भरतपुर से। भरतपुर से चलाया गया है। और ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का अखबार है, रोजतुल तालीम। मारवाड़ गजट 1866 में जोधपुर से चलाया गया है। ये भी हिंदी और उर्दू भाषा का अखबार है। और याद रखना, ये पश्चिमी राजस्थान का पहला अखबार है। पश्चिमी राजस्थान का पहला अखबार, पहला अखबार है। जबकि आंगी बाण कब चलाया गया? 1932 में चलाया गया, और वो भी ब्यावर से। ब्यावर अब अपने आप में क्या, एक जिला है। ब्यावर से चलाया गया। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आंगी बाण राजस्थानी भाषा का अखबार है, आंगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला अखबार है। आंगी बाण राजस्थानी भाषा का क्या है? पहला अखबार है, जो कि जय नारायण व्यास द्वारा चलाया गया, जो कि जय नारायण व्यास द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? जय नारायण व्यास द्वारा चलाया गया। तो राजस्थान का पहला अखबार पूछा था आपको, महत्वपूर्ण तो सारे ही बता दिए, यही सबसे महत्वपूर्ण अखबार है। तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? मजहरूल सरूर। कब चलाया गया? 1849 में। कहां से चलाया गया? भरतपुर से चलाया गया। कौन सी भाषा का है? हिंदी और उर्दू का है। दूसरा है रोजतुल तालीम, 1856 में चलाया गया। कहां से चलाया गया? भरतपुर से। कौन सी भाषा का है? हिंदी और उर्दू का। तीसरा है मारवाड़ गजट, कब चलाया गया? 1866 में। कहां से? जोधपुर से। हिंदी और उर्दू का है। पश्चिमी राजस्थान का पहला अखबार भी कहते हैं इसे। आंगी बाण 1932 में चलाया गया। कहां से चलाया गया? ब्यावर से। राजस्थानी भाषा का पहला अखबार है, जो कि जयनारायण व्यास द्वारा चलाया गया है। वापस देख ले, मजहरूल सरूर 1849 में भरतपुर से चलाया गया हिंदी भाषा, हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रित अखबार है। दूसरा अखबार राजस्थान में रोजतुल तालीम चलाया गया, 1856 में जयपुर से चलाया गया है। अच्छा, दूसरे में भरतपुर लिख गया है दोस्तों, ये जयपुर से चलाया गया है। रोजतुल तालीम कहां से चलाया गया? जयपुर से। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, जयपुर से चलाया गया। और जयपुर से हिंदी और उर्दू भाषा का अखबार है मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट 1866 में जोधपुर से चलाया गया, हिंदी और उर्दू भाषा का अखबार है। इसे पश्चिमी राजस्थान का पहला अखबार भी कहते हैं। आंगी बाण 1932 में ब्यावर से चलाया गया, राजस्थानी भाषा का पहला अखबार है, जो कि जयनारायण व्यास द्वारा चलाया गया। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। वापस अपन चर्चाएं सज्जन सिंह की कर लेते हैं। अच्छा, सज्जन सिंह ने स्थापना की है, सज्जन सिंह ने स्थापना की है महाइंद्र राज सभा की। महाइंद्र राज सभा की। प्रश्न यह है कि महाइंद्र राज सभा क्या थी? वास्तव में यह मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो न्याय देने का कार्य करती है। यह मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, अर्थात न्याय देने का कार्य यही करते थे, कोई मामले सुलझाने का कार्य। वास्तव में नोट, महाइंद्र राज सभा पहले इजलास खास के रूप में कार्य करती थी। महाइंद्र राज सभा पहले इजलास खास के रूप में कार्य करती थी। ये एक बार आप ये देख लें, आपको दिख नहीं रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। महाइंद्र राज सभा का पहले नाम क्या था? इजलास खास।
इजलास खास से बदलकर इसकी शक्तियां बढ़ाई गई और इसको नाम दे दिया गया दोस्तों, क्या नाम दे दिया गया? महाइंद्र राज सभा, जो मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक क्या है? संस्था है। यहां पर अपन ने बातें की, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें एक बार में, सज्जन सिंह वाला। यहां अपन आगे बढ़ेंगे फिर दोस्तों। यहीं पर मैं बात करूं, वैसे इसके समय देश हितैषणी सभा का भी गठन हुआ है। किसके समय? सज्जन सिंह के समय। आप लिख लें, लिखना चाहें तो 1878 लिख लें। और देश हितैषणी सभा का गठन भी हुआ है। इनके बाद एक शासक आए हैं, फतेह सिंह। एक शासक आए, कौन? फतेह सिंह। मेवाड़ में सर्वाधिक और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन इन्हीं के समय हुए। मेवाड़ में सर्वाधिक और महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन हुए हैं वो इन्हीं के समय हुए हैं। फतेह सिंह की अपन बात कर लें और भी। फतेह सिंह 1905 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने, फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए गए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उस समय केसरी सिंह बारेठ हुआ करते थे। केसरी सिंह बारेठ ने 13 सोरठे यानी कि पद रूपी, चेतावनी रूपी दोहे, पद में या मैं कहूं कि चेतावनी रूपी दोहे लिखकर, 13 दोहे लिखकर किसको भेज दिए? फतेह सिंह को। फतेह सिंह ने, वो कहते हैं कि दिल्ली बस स्टैंड पे पड़े होंगे, पढ़ते ही टेंशन में आ गया। फतेह सिंह कहते हैं कि दिल्ली तो गया लेकिन दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए, लेकिन केसरी सिंह बारहेठ द्वारा लिखकर दिए गए चेतावनी रूपी 13 दोहे पढ़कर दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। 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 अच्छा, ये 13 सोरठे पढ़कर दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। इन 13 सोरठों को इतिहास में चेतावनी राज चंगुट्या के नाम से भी जाना जाता है। यहां देखें आप, इन 13 सोरठों को इतिहास में चेतावनी राज चंगुट्या के नाम से जाना जाता है।
13 सोरठों को इतिहास में चेतावनीराज चंगुट्या के नाम से जाना जाता है। और ऐसे जनरली प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि चेतावनीराज चंगुट्या के लेखक कौन थे। तो दोस्तों याद रखना, चेतावनीराज चंगुट्या के जो लेखक है वो केसरी सिंह क्या है, बारेट है। यहां से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसा कहते हैं अब की बार एक राजा बढ़ते हैं भूपाल सिंह। कौन बनते हैं? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं। भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक बने और गजब अद्भुत शासक हैं मेवाड़ के। कौन? भूपाल सिंह। कहते हैं कि भूपाल सिंह के शासनकाल में गठन हुआ है। भूपाल सिंह के शासनकाल में गठन हुआ है किसका? शासनकाल में गठन हुआ है किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का। मेवाड़ प्रजामंडल का। लो साहब, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ है। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ है? 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 को हुआ है। इसके संस्थापक कौन थे भाई? इसके संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। भाई संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। ये संस्थापक हो गए माणिक्यलाल वर्मा। तो भूपाल सिंह के शासनकाल में गठन हुआ है मेवाड़ प्रजामंडल का। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ है? 24 अप्रैल 1938 को हुआ है। संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। तो भूपाल सिंह के शासनकाल में गठन हुआ है किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का। कब हुआ? 24 अप्रैल 1938 को। संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। यहां पर अपन और भी बात कर रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। कहते कि भूपाल सिंह के समय भूपाल सिंह को एक टेंशन हो गई इसको देखकर। इसी समय बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है जो इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर है। भाई विजय सिंह पथिक थे पहले। विजय सिंह पथिक के जैसे ही विजय सिंह पथिक आंदोलन से हटे, उनको जेल हुई बेंगू किसान आंदोलन में। और जैसे ही उन्होंने किसान बोर्ड से इस्तीफा दिया तो गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन से जुड़ने के लिए जमनालाल बजाज को भेज दिया। और जमनालाल बजाज ने अपने मित्र हरिबाहु उपाध्याय को आंदोलन के लिए इनवाइट कर लिया। हरिबाहु उपाध्याय गजब का व्यक्ति है। ऐसा कहते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा का प्रमुख गीत है पंछीड़ा। कौन सा गीत है? पंछीड़ा। और दूसरा है अड़जी। पंछीड़ा और अड़जी। ये अड़जी नामक गीत का संबंध किससे है? बूंदी आंदोलन से। किससे है? बूंदी आंदोलन से है। और पंछीड़ा गीत का संबंध किससे है? बिजोलिया आंदोलन से है। किससे दोस्तों? बिजोलिया आंदोलन से है। यहां अपन बात की है। ऐसा कहते हैं इसके बारे में कि माणिक्यलाल वर्मा ने दो गीत लिखे। एक तो पंछीड़ा गीत लिखा है जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों में जोश जागृत करने के लिए लिखा गया। ऐसे ही जो अड़जी गीत है वो बेंगू किसान आंदोलन नहीं, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन में नानक भील की याद में गाया जाने वाला क्या है? गीत है। यहां पर अपन बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ है और 24 अप्रैल 1938 को। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा है और ये वही माणिक्यलाल वर्मा है जो कि
संयुक्त राजस्थान संघ के, जो कि संयुक्त राजस्थान संघ के, संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे, जो कि संयुक्त राजस्थान संघ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अच्छा, शासनकाल में गठन हुआ मेवाड़ प्रजामंडल का 24 अप्रैल 1938 को। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा है। गीत 2 लिखे हैं, पंचीड़ा और अड़जी। पंचीड़ा गीत का संबंध बिजोली आंदोलन से और अड़जी गीत का संबंध बूंदी आंदोलन से। संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री भी रहे भूपाल सिंह की अपन बात करें। भूपाल सिंह ने जब देखा, कहते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह कह दिया था कि अब हमारा प्रत्यक्ष रूप से भी समर्थन मिल सकता है किसको, प्रजामंडलों को। कहीं ना कहीं भूपाल सिंह को यह टेंशन हुई कि कहीं किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन का रूप ना ले ले, इसीलिए इन्होंने अपने प्रधानमंत्री राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को यह जिम्मेदारी दी। राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, प्रधानमंत्री राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को यह जिम्मेदारी दे दी कि कुछ भी करके आंदोलन क्या कर दो, समाप्त कर दो। कहते हैं कि इनके प्रयासों से, ऐसा कहते हैं कि इनके प्रयासों से किसानों की शर्तें मान ली गई, किसानों की शर्तें मान ली गई, शर्तें मान ली गई और आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हुआ। किसानों की शर्तें मान ली गई और बिजोलिया आंदोलन क्या हुआ, समाप्त। और बिजोलिया आंदोलन क्या हुआ, समाप्त। विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन है। कौन सा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। यहीं पर अपन और भी कुछ बातें करें इनके बारे में। भूपाल सिंह राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे, ऐसा कहते हैं। इधर देखें अपन, भूपाल सिंह राजस्थान के एकमात्र क्या थे, महाराज प्रमुख थे। कौन, भूपाल सिंह। आप जानते हैं कि भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 शर्तें रखी थी। एक तो मैं हमेशा क्या रहूंगा, मैं नहीं, मैं तो हूं ही सर्वश्रेष्ठ, मेवाड़ रियासत सर्वश्रेष्ठ है तो मैं भी सर्वश्रेष्ठ पद पर रहूंगा, ऐसा कहा। मेरा पद सर्वोच्च होगा, मुझे 20 लाख रुपए सालाना चाहिए और मेरा जो पद रहेगा वो वंशानुगत रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इन्होंने क्या शर्त रखी, एक तो मेरा पद सर्वोच्च होगा, सब राज प्रमुख है, मैं महाराज प्रमुख बनूंगा, मेरा पद सर्वोच्च रहेगा। मुझे 20 लाख रुपए सालाना चाहिए और मेरा पद जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। गवर्नमेंट टेंशन में आ गई। गवर्नमेंट बोली ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया। उन्होंने कहा देखो हम आपकी सारी बातें मान लेंगे लेकिन पद पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा, यह शर्त मानने को हम तैयार नहीं है। आपका पद सर्वोच्च होगा और आप जब तक जीवित है तब तक रहेगा। हम आपको 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स कहते हैं सालाना, 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स के देंगे, 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान हेतु देंगे और 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन देंगे, मतलब 20 लाख रुपए। ऐसे करके बड़ी मुश्किल से मनाया है किसको, भूपाल सिंह को। और भूपाल सिंह
राजस्थान के एकमात्र क्या बने, महाराज प्रमुख बने हैं भूपाल सिंह। भूपाल सिंह ने प्रयास तो राजस्थान यूनियन नामक भारतीय उपसंघ बनाने का भी किया था। मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन तीनों को मिलाकर एक भारतीय उपसंघ बनाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। जब तीनों को मिलाकर एक भारतीय उपसंघ बनाने का प्रयास किया गया राजस्थान यूनियन नाम से, जो कि क्या रहा, असफल रहा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें जोरदार सा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसा कहते हैं। एक जरूरी सूचना आपको दे देता हूं। अच्छा, एक बात और, यहां पर हमारा जो मेवाड़ टॉपिक है वो पूर्णतः क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट एपिसोड से हम चर्चाएं करने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड से हम चर्चाएं करने वाले हैं दोस्तों, किसकी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की। तो यहां पर ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। दोस्तों लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, केवल 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। बिल्कुल दोस्तों, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। अपने सपनों को साकार करने के लिए, सरकारी जॉब को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा उत्कर्ष। आपके जीवन में, आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा उत्कर्ष का ये ऑनलाइन कोर्स। इसीलिए चूके नहीं, मौका है 90% डिस्काउंट का, 2 दिन बाकी है और आप अभी जुड़े उत्कर्ष के ऑनलाइन ऐप के साथ। बाकी दोस्तों आप सबकी होली बड़ी जोरदार मनी होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।